हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में इस समय हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 की हमने पुस्तक शुरू करी थी और आज इसका अंतिम चैप्टर हम पढ़ेंगे। पिछले 10 अध्यायों को हमने सबने साथ में मिलकर के पढ़ा है, अच्छे से समझा है, एक एक चीज़ डिटेल से समझी है, फुल सारे फैक्ट हमने नोट डाउन किए हैं। मेरे साथियों, अगर आपने अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में इसको लाइक भी कीजिएगा और जो भी बात हो इसमें कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं बस एक बात और ऐड कर दूं कि हम लोग एनसीईआरटी की पुस्तक को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अगर आपके पास पुस्तक है, घर पर पुस्तक रखी है या लाइब्रेरी में पुस्तक है तो, लेकिन कभी कभी होता हमारे पास बुक्स होती हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। मैं चाहूँ तो इसका शॉर्ट्स नोट्स या माइंड मैप्स के ज़रिए आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि शायद मैंने कुछ छोड़ दिया होगा, मैंने कुछ काट छाट करके पढ़ाया होगा। इसलिए मैं पूरी बुक लेकर के आया हूँ और लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा और देन अच्छे से समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, क्योंकि आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों का टाइम बहुत ही है ज़रूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, जो कि अंतिम चैप्टर है कक्षा 6 की पुस्तक का, हिस्ट्री के चैप्टर का। चलिए, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुतुसामी और लौह स्तंभ। ये बच्चा देख रहे हैं, ये बच्चे का नाम है मरुतुसामी। मरुतुसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने उसको ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतुसामी कभी नहीं भूल पाएगा। उसके लिए सफ़र मुश्किल था। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये दो बैसाखी, वो बेचारा दिव्यांग है, इसलिए वो बैसाखियों की सहायता से वो चल रहा है। धातु विज्ञान क्या होती है? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। धातु विज्ञान, धातुओं से जुड़ा हुआ विज्ञान, ठीक। धातु तो आप समझते हो ना। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि जो हड़प्पावासी थे वो कुशल शिल्पी थे। कुशल मतलब वो बहुत ही स्किल्ड थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। मतलब उन्हें ये पता था कि तांबा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। किसको पता था? हड़प्पा वालों को। हड़प्पा के बारे में हमने आपको बताया था, पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पिछले वीडियोस में जाकर के देखिए, उसके बारे में हड़प्पा को हमने अच्छे से डिटेल वे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उन्होंने तांबे और टिन को मिला करके कांसा भी बनाया। जो हड़प्पा वाले थे उनको तांबे के बारे में जानकारी थी और इस तांबे में उन्होंने क्या किया कि टिन को मिक्स किया और क्या बनाया? उन्होंने बनाया कांसा, ठीक। कांसा बनाया। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वही उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। जब हड़प्पावासियों ने कांसा बना लिया तो इनकी सभ्यता को कहा जाने लगा कांस्य युगीन, ठीक। और इनके बाद की जो सभ्यता विकसित होने लगी वहाँ पर मिल गया था लोहा, और जिस कारण उनको बोला गया कि अभी ये लौह युग के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर लोहा मिल गया था, ठीक। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ये क्या है? लोहे के टाइप्स हैं, लोहे की कैटेगरीज हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं ये है, ठीक। लौह स्तंभ, ये लौह स्तंभ देख रहे हो, ये बहुत ही खास लौह स्तंभ है बेटा। मेहरौली यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यानी कि ये जो लौह स्तंभ दिखा रहे हैं ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार आप जब जाओगे तो आप वहाँ कुतुब मीनार के परिसर में इसको खड़ा हुआ देखोगे, ठीक। इसकी ऊंचाई है करीब 7.2 मीटर और इसका वजन कितना है? 3 टन से भी ज़्यादा। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये क्यों ज़रूरी है? ये देखो, इसका निर्माण हुआ था लगभग कितना
1500 साल पहले। इसके बनने का समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती, इस पर अभिलेख खुदा हुआ, इस पर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र किया गया है, चंद्र नाम का, जो संभवतः गुप्त वंश का है। गुप्त वंश क्या है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ है। ठीक, छोटा सा उसका परिचय पढ़ा था। आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। सोचो, लगभग 1500 साल हो चुके हैं इस मेहरौली के लौह स्तंभ के बने हुए, लेकिन आज और ओपन है, खुले में रखा हुआ है। आसमान के नीचे बारिश का पानी आता है, आंधी तूफान सब झेल रहा है, लेकिन आज तक इस खंभे में कोई जंग नहीं लगी है। और आज अभी आप कोई भी लोहे के सामान खुले में डाल दो तो आप तुरंत देखो कि उसमें जंग लग गई। जंग क्यों नहीं लगी है? इसका मतलब इनकी कोई विशेष कारीगरी थी, विशेष कारीगरी, जिसके तहत इन्होंने लोहे को ऐसी तरीके से बनाया होगा कि उसमें वो जंग रोधी हो जाए। ठीक, जंग ना लगे। ईंटों और पत्थरों की इमारतें, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। स्तूप क्या होते हैं? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, जैसे स्तूप कभी गोल हुआ करते थे, ठीक, तो कभी लंबे, तो कभी बड़े होते थे, कभी छोटे होते थे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी थे, उनके शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत, जैसे उनकी हड्डियां, जैसे उनके राख, जब चिता जल जाती है तो राख बचती है ना, वो राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई जो कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ये स्तूप है, ये गोल है पीछे से, ये देखो, ये आगे ये बना हुआ है। ठीक, प्रदक्षिणा पथ ये रहा। ठीक, द्वार है, ये गेट, एंट्री गेट। ठीक, देख रहे हो? इसको मैं काला कर दूं ताकि आपको समझाने में और अच्छा लगे। ये ठीक, ये पीछे से ये गोलाई है, ये इसमें इसे धातु मंजूषा कहते हैं। किसे? फिर से इसको देखो एक बार, क्योंकि ये स्तूप के बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम्स में आता भी है। कह रहा है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला, और ये कई तरीके के होते थे। कभी कभी ये गोल होते थे, कभी कभी लंबे होते थे, कभी कभी ये बहुत बड़े होते थे, और कभी कभी बहुत छोटे भी होते थे। लेकिन इन सब में एक समानता होती थी कि ये सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा ना डिब्बा टाइप रखा रहता था। इस डिब्बे में क्या होता है? डिब्बा यानी कि बॉक्स टाइप का। इसमें बुद्ध के या उनके कोई जो अनुयायी, यानी कि इनको जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, जब ये देहांत हो जाता था इनका, तो इन लोगों के शरीर के अवशेष, यानी कभी दांत, कभी हड्डी, कभी राख, ये सभी इसमें रखे जाते थे, और ये बड़े पवित्र माने जाते थे। ठीक है, और उनके द्वारा प्रयुक्त तो कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। जो बुद्ध ने या उनके बाद वाले अनुयायियों ने जो भी सिक्के या कोई भी धातु प्रयोग करी, उसको भी उसी डब्बे में रख देते थे। ठीक, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक जो स्तूप था, धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। मिट्टी का टीला क्या? प्रारंभिक स्तूप। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया, और बाद के काल में उस गुम्बदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। गुम्बदनुमा जो ढांचा था ये, और इसको क्या किया गया? तराशे हुए अच्छे अच्छे पत्थरों से ढक दिया गया, ताकि ये अच्छा लगने लग जाए। प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। आप इसमें ये देखो, ये रेलिंग वाला पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ पर ऐसे क्या है? राउंड चक्कर लगाने के लिए जो परिक्रमा करते हैं ना, आज भी हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, तो वही प्रदक्षिणा पथ था। ठीक, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। ये क्या है? ये वेदिका है। ठीक, और ये जिसमें ये कर रहे हैं, ये रास्ता जिसमें चक्कर लगा रहे हैं, इसको कहते थे प्रदक्षिणा पथ। ठीक, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। अब ये तो वेदिका है, और ये प्रवेश द्वार आप देख रहे हो ना,
वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। इस रास्ते को रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तोरण क्या है? आप तोरण ये देख रहे हो, ये ठीक, ये क्या होते थे कि ये जो रेलिंग है और तोरण है, ये बहुत सुंदर सुंदर इसमें मूर्तियां बना दी जाती थी। अब कह रहा है कि मानचित्र 7 में अमरावती ढूंढो। अमरावती, अमरावती के लिए मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, तो परेशान होने के लिए ज़रूरत नहीं है। अमरावती ये दिख रहा है अमरावती, ये अमरावती ये कहाँ पर है? ये ध्यान से देखो, ध्यान से। ये आपका महाराष्ट्र का इलाका है, ठीक, ये आंध्र प्रदेश का इलाका है। आपको लोकेशन पता चल रही ना? तो अमरावती ध्यान में रखो, बिल्कुल माइंड में, किस जगह पर है आप, ये रही अमरावती, ठीक है। अब आ जाओ अपने चैप्टर पर। यहाँ कह रहा है कि कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। कहाँ पर? अमरावती में। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कह रहा है कि लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर एक स्तूप हुआ करता था, और इस स्तूप में क्या किया गया कि इसको सजाने के लिए शिला यानी जो वहाँ पत्थर थे, पत्थरों पर चित्र बनाए गए, चित्र उकेरे गए, ठीक। कई बार पहाड़ियों को काटकर जो बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजा दिया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया है। कह रहा है कि इस समय जब ये स्तूप का निर्माण हो रहा था और ये गुफाएं बनाई जा रही थी, और इसी समय कुछ हिंदू मंदिरों का भी निर्माण शुरू हो गया। इन मंदिरों में जैसे विष्णु जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? गर्भगृह। आप जाते हो ना गर्भगृह, यानी कि जहाँ पर हमारे देवता विराजमान होते हैं, जहाँ देवता की मूर्तियाँ होती हैं, जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? गर्भगृह। और ये मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक। इसी स्थान पर जो पुरोहित होते थे, जो आज जिनको हम पंडित बोलते हैं, जो पुरोहित होते थे, वो धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। यानी कह रहा है कि ये देवता बैठे हैं, ठीक है, गर्भगृह में ये देवता हैं, और इनका जो ये कमरा है। अब ये कमरे के बाहर आप ऊपर की तरफ देखते हो ना, ऐसे शिखर बना दिया जाता है। शिखर, ये शिखर क्यों बनाया गया था? ताकि जो देवता हैं और वो जिस गर्भगृह में बैठे हैं, वो स्थान बहुत ही पवित्र बताया जाए, पवित्र दिखाया जाए। और ये शिखर, जो शिखर बनाने की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई? ये भीतर गांव से होती है। भीतर गांव कहाँ है? ये भीतर गांव। भीतर गांव कहाँ है? ये आप जब कानपुर जाओगे, कानपुर, ये कानपुर नगर में पड़ता है भीतर गांव। और इसी भीतर गांव में एक जगन्नाथ जी का मंदिर भी है, जो कि कहा जाता है कि गुप्त काल का है। और उस जगन्नाथ जी के मंदिर की ये खासियत है कि बारिश के पहले वो बता देता है कि मानसून कितना तेज़ आएगा, मानसून कितना धीमा आएगा। बताता कैसा है कि वहाँ पर एक शिला है, उस शिला से अपने आप पानी टपकने लगता है बिना किसी वाटर सोर्स के। तो आप इसको यूट्यूब में भी देख सकते हो और गूगल में भी सर्च कर सकते हो, काफ़ी फेमस है। कभी समय मिले तो ज़रूर जाइएगा, और ये भीतर गांव का मंदिर तो ज़रूर जाइएगा। आज तो ये काफ़ी, इसको पुनर्निर्माण कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा लगने लग गया है। मैं तो गया हूँ इसमें, खैर। ये देखिए इधर है, ये है भीतर गांव का मंदिर। ये हालांकि इसके अंदर जाने को नहीं मिलता, बस ये बाहर का ही स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, ठीक। भीतर गांव के मंदिर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर, अब ये दाएं ऊपर यानी दाएं ऊपर ये रहा है। अब इसकी बात कर रहा है, इसकी ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जितनी भी चीज़ें बनी है, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे ये जानकर कि ये एक ही पत्थर था, एक ही पत्थर, उसको तराश तराश के ऐसे बनाया गया। ये अलग अलग पत्थर नहीं है भाई,
एक ही पत्थर का बना हुआ है। देखो क्या लिखा है, एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। एक विशाल पहाड़ी थी बहुत बड़ी, इसको तराश तराश कर इतने बढ़िया सुंदर सुंदर आर्ट ये इतने सुंदर सुंदर मंदिर बना दिए गए। और इसमें तो फिर भी बहुत वैसे दिख रहे हैं, आप गूगल में डाल करके या यूट्यूब में देखो, बहुत ही सुंदर नक्काशी है इसमें। और चूंकि ये एक ही विशाल पत्थर से बनाया गया, विशाल पहाड़ी से बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया, एकाश्म या मोनोलिथ। ठीक, ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। ईंटों में क्या होता है, एक एक तह बनाते हैं ना, एक तह रखा फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे बनाते हैं ईंटों के घर। लेकिन इसमें क्या हुआ, चूंकि ये चट्टान के बनाया गया तो उसे ऊपर से तराशना शुरू किया, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, इसका एक सूची बनाओ। आप सोचो कि भाई इतना बड़ा कोई विशाल पत्थर है, उसमें उसको काट काट कर सुंदर मंदिर बनाने हैं, और उसमें गलती होने के चांसेस भी नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर गलती हुई तो आप समझो कि आपके सालों की मेहनत बर्बाद, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी। ये है एहोल का दुर्गा मंदिर, ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। देख रहे हो इसके आर्किटेक्ट, ये कितना कमाल का है, देख रहे हो ये मूर्तियाँ। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ये सारी चीज़ें ना आप गूगल में इसकी फ़ोटोज़ निकाल करके ज़रूर से ज़रूर देखें। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, स्तूप और मंदिर जो थे कैसे बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर जो राजा या रानी होते थे वे ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। भाई ये हल्के लोगों को, आम नागरिकों का काम नहीं था। क्यों, क्योंकि आज भी देखते हो ना कि जब मंदिर बनते हैं, मान लो राम मंदिर बना, तो वो क्या आम नागरिक बनवा पाएगा, नहीं भाई, सबसे चंदा लिया गया। क्यों, क्योंकि भव्य बनवाना है, भव्य, और भव्य बनवाने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। तब के ज़माने में राजा रानियों के पास होता था, तो राजा रानी ही ये बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंड, पहला काम क्या होता था कि सबसे पहले अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढो, मस्त वाले पत्थर लेके आओ भाई। ठीक, उनको ढूंढो, शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर दूसरा काम क्या होता था, मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। अब ये जो शिलाखंड हैं, मंदिर जहां बनवाना है उस जगह पर इन शिलाखंडों को पहुंचाओ। ठीक, तीसरा क्या होता था, यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। सबसे पहले क्या हुआ, पत्थर तलाशे, पत्थर तलाशा, इसके बाद इनको ले गए जहाँ पर हमें बनवाना है जगह पर। ठीक, अब उस जगह ले जा कर के फिर क्या हुआ, इनको तराशना शुरू किया और पिलर्स के रूप में या जो भी बनवाना है उनकी डिज़ाइन बनानी शुरू कर दी। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। अब भाई तराश लिया, इसके बाद भी उनको सेट करना बड़ा ही मुश्किल होता था। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये है उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखें, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ये जो बना है ये भाई पूरी एक पहाड़ी थी, और इस पहाड़ी को काट काट कर, खोद कर इतने सुंदर सुंदर कमरे निकालना शुरू किया। इसमें पिलर से बनवाए, ये एक ही पहाड़ी को काट कर, कोई अलग से कुछ नहीं जोड़ा हुआ है। और देखो कितनी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया, देख रहे हो उस समय की कलाकारी कितनी अलग लेवल में थी। ये देखो ये छेनी हथौड़ा दिख रहा है, इसमें कैसे गुफा की खुदाई होती थी। ये देखो ये भाई साहब लगे हुए हैं। ठीक, ये हाथ में इनके क्या है, छेनी टाइप है, जो कि आज भी छेनी हथौड़ा लेते हैं ना। ये खोदे पड़े, कैसे नहीं खोदोगे तुम, कैसे नहीं गुफा बनेगी, है ना। इस तरह शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले जो भक्त थे
जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। ठीक, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के जो संघ था उसने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण को बनाने का खर्च दिया था। मतलब कह रहा है कि मंदिर में जो भी भक्त आते थे वो जो भी गिफ्ट देते थे तो उन गिफ्ट से उस मंदिर को ही सजाने का कार्य किया जाता था, उस मंदिर को ही और अच्छा बनाने का कार्य किया जाता था। आज तो क्या होता है कि मंदिर तो बन गया, इसमें जो भी दान मिलता है वो दान भाई साहब चोरी हो जाता है। आप ही देखो राम मंदिर का कितना चल रहा है कि बेचारे भक्त अपनी श्रद्धा से दान दे रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई की चीज़ अपने प्रभु के लिए अर्पित कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनके आराध्य का मंदिर और भव्य बने और सुविधाएं हों। लेकिन हो क्या रहा है, उनकी चीज़ें दान पात्र से चोरी हो रही हैं। कुछ ऐसे काल नेमी हैं जो भगवान के नाम पर अपनी जेबें भर रहे हैं और अपनी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। उनको किसी चीज़ का डर है ही नहीं, लोग परलोक किसी चीज़ का डर नहीं है। तो ये था। और लेकिन पहले क्या होता था, पहले इन्हीं जो भी दान पात्र में चीज़ें आई या जो भी गिफ्ट आए, उपहार आए, इससे मंदिर को और भव्य बनाया जाता था। ठीक, इनकी सजावट के लिए जो पैसे देने वाले में कौन होते थे? व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों, दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों पर देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। मतलब कह रहा है कि जो इनके लिए पैसे वैसे देते थे ना, दान देते थे, पैसे देते थे इसको बनाने के लिए, तो इन सभी के नाम भी गुदवा दिए हैं। आप कभी जाना तो इनके देखना, वहाँ पर खंभों पर, रेलिंगों पर, दीवारों पर इनके नाम गुदे हुए हैं जिन्होंने दिया पैसे। चित्रकला, मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। मानचित्र 7 में चलो ढूंढ लेते हैं। ये आप देख रहे हो, ये अजंता, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र का रीजन है, यानी कि आज के महाराष्ट्र में। ठीक, ये अजंता देख रहे हो ना, ढूंढ लिया। ये वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई हैं। इसमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार क्या होते हैं? विहार यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध धर्म को मानते थे और सब कुछ छोड़ देते थे। भिक्षु यानी कि मांग करके खाते थे। ठीक, जिनको हम प्राकृत भाषा में भिक्षु भी कहते हैं, भिक्षु। ठीक है, ये जो बौद्ध भिक्षु थे इनके रहने का स्थल था, ये यहाँ पर रहते थे। ठीक है, इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। मतलब कह रहा है कि अजंता, आप देखोगे अजंता की गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं। और जो चित्र हैं कि चूँकि तब तो लाइट थी नहीं ना, तो बेचारे क्या करते थे? मशाल बनाते थे। मशाल यानी कि ऐसे एक डंडी होती थी, उसके ऊपर आग जलती थी और इसी मशाल की आग में चित्रकारी करते थे। ठीक, इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं और करीब 1500 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और आज भी आप जब देखोगे अजंता की चित्रकारी तो बहुत कमाल की है, उसमें कोई अभी भी वो ज़्यादा बेकार नहीं हुई है, आज भी चमकदार बनी हुई हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। और ये रंग कहाँ से लाते थे? जो पौधे हैं, जो नेचुरल चीज़ें, उससे निकालते थे, ना कि बुक स्टॉल में जा करके बढ़िया केमिकल के रंग लेके आए। नहीं भैया, ये महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार कौन हैं इनके बारे में हम लोगों को नहीं पता। ये आप चित्र देख रहे हो इधर वाला, ये तो कितना सुंदर चित्र बनाया गया है। ये कहाँ? अजंता के ही चित्र है, जो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ों से बनाया गया, पेड़ पौधों इन सब से रंग निकाल करके इसको बनाया गया है। और किसने बनाया? इसमें नाम भी नहीं लिखा है कि फलाने पेंटर द्वारा बनाई गई, संपर्क करें इस नंबर पे, नहीं। और ये भाई कोई लाइट वाइट नहीं थी उस समय, अंधेरा था गुफा के अंदर और उसमें मशाल जला करके उसके अंदर बनाया करते थे। समझ रहे हो कितना जुनून होता था। और आज हम लोग क्या करते हैं? बहाने ढूंढा करते हैं, जरा से काम के लिए नहीं कर पाएंगे। क्यों भैया? ये एक चीज़ नहीं, लाइट नहीं आई थी कल, 1 घंटे लाइट चली गई इसलिए हमने काम पूरा नहीं किया। समझे? पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई।
इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। ठीक। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम, कौन सा, इसको लिख लो, सिलप्पदिकारम। ये क्या है सिलप्पदिकारम? सिलप्पदिकारम एक महाकाव्य है। कैसा महाकाव्य है? ये तमिल महाकाव्य है, तमिलनाडु हुआ। ठीक। और ये 1800 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी इलांगो नाम के एक कवि ने। ठीक। इसमें जो सिलप्पदिकारम है, इसमें कोवलन नाम की एक व्यापारी की कहानी, किस नाम क्या है? कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वो पुहार में रहता था, पुहार। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तक माधवी से प्रेम करने लगा। मतलब ये जो कोवलन नाम का व्यापारी था जो कि पुहार में रहता था, ये अपनी पत्नी से को इग्नोर करने लग गया और एक जो डांसर था माधवी, डांसर से वो प्रेम करने लग गया। ठीक। डांसर का नाम क्या था? माधवी। ठीक है। बाद में वो और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। बाद में ये कोवलन और इनकी जो पत्नी है कन्नगी, वो पुहार छोड़कर कहाँ चले गए? मदुरै चले गए। मदुरै। वहाँ पांड राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। मदुरै जब गए तो वहाँ पर थे पांड्यों की सरकार, पांड्य राजा। अब पांड्य राजा में क्या हुआ कि ये जो पांड्यों के यहाँ जब ये गए तो इनके जो दरबारी थे, दरबारी जौहरी, जौहरी मतलब कौन? आज के सुनार। इन्होंने क्या किया? ये कोवलन पर चोरी का आरोप लगा दिया। ठीक। अब चोरी का झूठा आरोप था जिस पर राजा ने कहा कि इनको प्राण दंड, इस फांसी पर लटकाओ सीधे इसको। लेकिन कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, देखो पत्नी तो पत्नी होती है, उपेक्षा आप कितनी भी कर लो, लेकिन जो आपका है ना, उसकी उपेक्षा आप करने के बावजूद भी उसको ज़रूरत के समय आप उसी को पाओगे। अब देखो जब इन पे झूठा आरोप लगा तो इन पे वो जो डांसर जिससे प्रेम कर बैठे थे माधवी, वो नहीं दिखी। इनकी पत्नी कोवलन कोवलन ने इनका मदद किया। क्या मदद किया? कन्नगी जो कन्नगी इनकी पत्नी थी कोवलन की, वो इनके साथ तुरंत खड़ी हुई क्योंकि कन्नगी अभी भी उससे प्रेम करती थी। इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। चूँकि कोवलन को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, मतलब प्राण दंड दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस पर झूठा आरोप लगा दिया गया कि भाई इन्होंने चोरी करी हुई है। अब जो उसकी पत्नी थी कन्नगी, उसको बुरा लगा और इतना बुरा लगा कि उसने मदुरै शहर का विनाश ही कर दिया। जबकि वो क्या करता था? इग्नोर मारता था एक डांसर के चक्कर में। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। ये जो रचनाएं हैं ना, ये पूछता है एग्ज़ाम्स में, आया है एग्ज़ाम में। आप अभी उसको मजाक में ले लोगे, लेकिन जब पूछेगा ना तो वहीं आपकी जीभ निकल जाएगी। जो मणिमेखलाई है करीब 1400 साल पहले लिखा गया और सत्यनार ने लिखा। सत्यनार किसने लिखा? सत्यनार ने। ठीक। इसमें क्या है? इसमें जो कोवलन थे, कोवलन जिनके बारे में ऊपर बताया, और जो जिनसे वो प्रेम करते थे माधवी, भाई केवल प्रेम ही नहीं करते थे, इनकी बेटी भी हो गई थी। समझ पा रहे हो? इनकी बेटी की कहानी यही मणिमेखलाई है। यानी कि तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई। ये करीब 1400 साल पहले सत्यनार ने लिखा है। और इसमें जो कोवलन जिनको अभी प्राणदंड ऊपर दिया गया और जो माधवी थे, इनकी बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी जो पांडुलिपियां हैं दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। पांडुलिपियां क्या होती हैं? भूल गए होगे आप, लेकिन पांडुलिपियां मैंने आपको बताया था कि हिमालय में भूर्ज नाम का पेड़ मिलता है। भूर्ज नाम के पेड़ की छाल से क्या होता है? पेड़ की छाल पर लिखा जाता है और लिखने के बाद जो लिखा जाता है उसकी छाल पर, वही तो है भाई पांडुलिपियाँ। भूल जाते हो चीज़ों को, नोट डाउन नहीं करते हो भाई हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, वो किस में लिखते थे? संस्कृत में लिखते थे। ठीक। ये शिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन
क्या है जिसमें इनको प्राणदंड दिया गया, किसको, कोवलन को, और जो कि जिसकी कहानी शिलप्पदिकारम में लिखी हुई है। क्या लिखी है? यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह से वर्णन किया है। कवि कौन है? शिलप्पदिकारम के लेखक कौन है? इलांगो। अभी ये बताया मैंने, भूल गए? ये वो लिखते हैं कि मतलब कन्नगी की तरफ से लिख रहे हैं। कन्नगी कौन? उनकी पत्नी कोवलन की। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? किससे कह रही हैं? अपने पति से, जो कि मर चुके हैं, जिनको प्राण दंड दे दिया गया है राजा के द्वारा। अब उनकी लाश से लिपट करके, लाश के पास बैठ करके कह रही हैं कि क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षा स्थल वाले तुम जमीन पर पड़े हुए हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुकों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। समझे? उनका दुख देख रहे हो किस हद तक वो दुख व्यक्त कर रही हैं। मेघदूत का एक श्लोक, मेघदूत, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत का अंश दिया गया है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कालिदास, जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो कालिदास जी थे, इन्होंने कई सारी रचनाएं करी, उसमें से एक रचना है मेघदूत। मेघदूत में एक विरही प्रेम, जो प्रेमी है, विरही मतलब कि जो प्रेमी जोड़ा है और जो कपल है, वो बेचारे दोनों अलग रह रहे हैं। एक यहाँ पर रह रहा है, एक यहाँ पर रह रहा है। मतलब एक दिल्ली में रह रहा है, मान लो दिल्ली में, और एक काशी में रह रहा है, बनारस में। अब सोचो कितनी दूरी है। अब क्या हो रहा है? विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। भाई जो प्रेमी होता है ना, जो लव में पड़ा होता है, प्यार व्यार के चक्कर में, वो समझो अलग ही दुनिया का आदमी होता है। वो कबूतर से चिट्ठियाँ भेज देगा, वो बादलों से अपना संदेश भिजवाएगा, वो हवाओं से अपनी बातें करेगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा हो जाता है फिर। तो ये भी भाई साहब अलग लेवल के बंदा हो गए। बरसात के बादल आए पानी बरसाने, तो जैसे ही बादल आए इन्होंने दूसरा काम सौंप दिया कि सुनो, बारिश वारिश बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। चूँकि मेरा प्रेमी दूर रहता है, इसलिए एक मैसेज ले जाओ उसके पास तक। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को ऊपर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। बादलों से क्या कह रहे हैं? तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ये क्या मतलब किसके लिए कह रहे हैं? जो विरही प्रेमी है, वो बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बना रहे हैं। वो कल्पना कर रहे हैं कि अपने प्रेमी से हम ये बात कर रहे हैं। समझे बात को? तो मतलब कालिदास भी अपने जो रचनाओं में, पिछले हमने चैप्टर में देखा था कि कालिदास की रचनाओं में जो वो राज दरबार के चित्र करते थे, राज दरबार के नाटक उन्होंने जो लिखा, तो उन्होंने राज दरबार में जो भी चित्रण किया, तो बड़ा ही सजीव और बड़ा ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया था। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गईं। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण, ठीक। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ मतलब इस शब्द का अर्थ, इसका मतलब होता है, पुराण का मतलब प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। यानी पुराणों में जो हमारे देवी देवता हैं, उनके पूजा की विधियां तो है ही हैं, इसके अतिरिक्त जो राजा हैं, कुछ राजाओं का भी इसमें जिक्र मिलता है, ठीक है। और संसार से की दृष्टि के बारे में भी ये हमें बताया गया है, संसार के बारे में बताया गया है। अधिकतर जो पुराण हैं
वो किस में लिखे हैं? सरल रूप से संस्कृत भाषा में, संस्कृत के श्लोकों में, ठीक, सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे कि सब कोई उनको सुन सके और अच्छे से समझ सके। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये हमने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है कि पहले क्या होता था कि स्त्रियों और शूद्र को अनुमति ज़्यादा नहीं दी जाती थी, ठीक है। शूद्र यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था में हमने पढ़ा था कि 4 भागों में बांटा गया था इनको, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मणों का कार्य होता था वो वेदों का अध्ययन और अध्यापन कराना था। जो क्षत्रियों का कार्य था वो प्रशासन चलाना था और रक्षा करने का कार्य था, ठीक। जो वैश्य थे वो व्यापारी का काम करते थे, वो व्यापार करते थे। और जो शूद्र थे वो ये तीनों वर्ण की सेवा करते थे। आज कई जगह होता है ना, शूद्र यानी कहा जाता है कि ब्राह्मण के कारण शूद्रों की ऐसी दशा हो गई है, वो ऐसा है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 वर्णों की ये सेवा के लिए शूद्रों को रखा गया था, केवल ब्राह्मण वर्ग की सेवा के लिए नहीं रखा गया था। और फिर हर समाज की अपनी अपनी सिस्टम होता है। हालांकि मैं खुद इन चीज़ों को नहीं पसंद करता हूँ, मुझे भी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं तो चाहता हूँ कि समाज में कास्ट सिस्टम ही बंद हो जाए, लेकिन बंद कैसे होगा भाई? फिर ये बंद हो जाएगा तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं मिल पाएंगी। पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण कहाँ से मिलेगा? और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कास्ट बेसिस पर टिकी हुई हैं। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं अपने स्तर पर कि हम सभी लोग अपने नाम के आगे अपना सरनेम लिखना छोड़ दें। अगर हम लिखना ही है सरनेम तो अपने पिता का नाम लिख लो, अब माता का नाम लिख लो माँ नाम के बाद, लेकिन अपना सरनेम मत लिखो। इससे आपको किसी को आपकी जाति नहीं पता लगेगी, जाति सिस्टम धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लेकिन करोगे नहीं, क्योंकि हम सभी जाति के बुराई करते करते जाति में पड़े होते हैं। स्त्रियों और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे अब सुन सकते थे। अब क्या हुआ, उनको भी परमिशन दे दी गई। पुराणों का पाठ पुजारी जो स्त्री और शूद्र थे जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब पुराण सुन सकते थे, ठीक। पुराणों का पाठ पुजारी जो मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत के महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से तो परिचित ही होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी। महाभारत के बारे में आपको बताना पड़ेगा क्या? आपको नहीं पता कौरव पांडवों में युद्ध हुआ था? इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी, कौन से वंश की राजधानी है? पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना था। मुख्य उद्देश्य क्या था? वही सत्ता, हर जगह वही सत्ता की लड़ाई जो कि आज भी परिवारों में होती है, वर्चस्व। ये सत्ता कहाँ की? हस्तिनापुर, जिसके लिए श्री कृष्ण को भी आना पड़ जाता है। हालांकि वो उनका इनडायरेक्टली उनका आना हम सभी को आने वाली पीढ़ियों के लिए उपदेश देना था, एक मार्ग बताना था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। हम कहते हैं ना कि महाभारत किसने लिखा है? व्यास जी ने लिखा है ना। महाभारत में ही भगवत गीता है। भगवत गीता किसका अंश है? महाभारत का, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद है? रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। रामायण क्या है? रामायण नहीं पता आपको? इतना अखंड रामचरित का पाठ होता है, इतना रामायण देखा, कोरोना काल में भी रामायण देखा। इसमें कौन है? प्रभु राम की बात होते हैं। प्रभु राम कौन? कौशल के राजकुमार। ये इनकी कहानियाँ आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए भाई। ये आपकी संस्कृति है, आपकी सभ्यता की शुरुआत होती है इनसे, और आपकी पहचान है, ये आपकी नींव है, आपके पुरखे हैं ये। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो समझो आप कहीं ना कहीं अपनी ही संस्कृति, अपने ही परिचय से दूर हो। उनके पिता यानी कि प्रभु राम के पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता जी को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर दिया था।
सीता को देखो, कोई तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है। हमारे मतलब भगवान जिनको हम पूजते हैं उनको सीधे सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। अगर भाई इनके बीच बीच में श्री लगा देते कि माँ सीता को वापस लाने के लिए श्री राम जी को लड़ाई करनी पड़ी, तो क्या घट जाता, इंक ज़्यादा कम हो जाती? ये तमीज़ है? पढ़े लिखे लोग बताओ लिखते हैं। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन यानी कि पुरानी कहानी है जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक जो है वाल्मीकि माने जाते हैं। रामायण जो आप अभी हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का, तो भाई वो किसने लिखा जानते हो? वो लिखा है तुलसीदास ने, ठीक, तुलसीदास ने। और जो मेन वाली है ना, जो सबसे पहली वाली लिखी गई थी रामायण, तो जो संस्कृत वाली थी वो किसने लिखी थी? वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ठीक, वो ये संस्कृत में थी। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, आम लोगों जो नॉर्मल लोग थे वो भी कहानी कहते थे, जैसे आज भी होता है। कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। मतलब कह रहा है कि आपने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होगी, ज़रूर सुनी होगी। नहीं सुनी तो आप यूट्यूब पे जाओ भाई, सुनो, ठीक है, सुनना ज़रूरी होता है कहानी भी। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता की चित्रों में दर्शाई गई हैं। जातक की कथाएं, ठीक। इनमें से एक कहानी हम अगले पेज पर देख रहे हैं, ये रहे बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायी यानी फॉलोवर कितने थे? 80,000। सोचो, हम में से ये तो बंदर भला जिसके 80,000 फॉलोवर तो हैं। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। एक आम का पेड़ था और ये बहुत खास था। इन बंदरों को इसी पेड़ के आम बड़े पसंद थे। ये आम बड़े मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट होते थे कि आम धरातल पर इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे, समझे? मतलब कहते हैं ना हम लोग, क्यों रे यार ये तो इतना अच्छा है कि भाई इसके ऐसा आदमी तो इस दुनिया में है ही नहीं, समझे? एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ की जो राजा थे वो नहा रहा था। उसे वो आम मिला, उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। अब सोचो, जब राजा नहा रहे हैं गंगा नदी, ठीक, अब ये गंगा नदी नहा रहे हैं, अब इधर से आम बहते बहते आया इनके पास। इन्होंने भाई साहब ने ये आम उठाया और उसको चख करके देखा, खा करके। सोचो, एक राजा नदी में बह रहा है फल, उसके पास आया तो वो फल उठा के खा रहा है। कितना भाई, कैसे तुम कहाँ के राजा हो? आज हम लोग ये छोड़ देते हैं, कोई फल उसमें डाल देता है, जाने दो भाई, उठा के क्यों खाना, भूत प्रेत ना लग जाए पीछे। और ये राजा होकर के मतलब एक आम बह रहा था उसको तुमने धर लिया कि लाओ पहले खा लें। अरे भाई मंगा लेते यार, 100 रुपये के 2.5 किलो आम मिल जाते। मतलब क्या बताएं राजा साहब तुमको भी। अब इनको कहा गया कि अब ये इतने मस्त हो गए आम खा के, इन्होंने भाई ये आम आया कहाँ से, आम को इसको खोज के निकालो। तो सबने बताया कि आप एक काम करो, हिमालय की पहाड़ी पर चलो। वहाँ पहुँचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। अब राजा को यह बात बुरी लग गई, क्यों रे ऐसे कैसे भाई, ये आम हम खा रहे हैं, बंदर कैसे खा सकते हैं। राजा ने कहा कि उन्हें मार डालने का, इन बंदरों को मार डालो। ये देख रहे हो, ये पेड़ है, ये पेड़ है और ये बंदर लटके हुए हैं, ये देखो टंगे हैं कि हम कैसे नहीं छोड़ेंगे भाई, ये ठीक। ये लेकिन ये देखो भाई साहब, ये राजा साहब भी पीछे नहीं है कुछ, ये ठीक। तो राजा साहब ने कहा इनको मारो, किल देम। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। बंदरों के जो राजा थे उन्होंने कहा कि मेरी प्रजा नष्ट हो जाएगी, एक प्लान बनाते हैं। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया।
इसके एक छोर को वो तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर के गिर गया। सोचो, बंदर के राजा ने कहा कि मेरी प्रजा बचनी चाहिए। राजा देखो, बंदरों का राजा, लेकिन वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। उसने सारी पेड़ पत्तियां तोड़ी, नाव बनाई, टहनियाँ जोड़ करके अपनी प्रजा को वहाँ से निकाला, और बेचारा वो वहीं खड़ा रहा। आज के राजा देखो कैसे हैं, जो कि सत्ताधीश हैं, अपनी जान बचाते हैं, बाकी जनता जाए बाढ़ में, है ना। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान भी दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। समझे? तो ये आदर्श भी हमें, देखो भाई, हम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी क्या कर रही है, ये पुस्तकें जो होती है ना, हमें सिखाने की भी कोशिश कर रही है। अब तो कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि कल को अगर आप बन जाओ राजा या कोई सत्ताधीश बन जाओ तो आप कैसे अपनी प्रजा को बचाओगे। समझे? विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी थी। आर्यभट्टियम, ये भाई पुस्तकें नोट डाउन कर लिया करो यार, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने। और ये किस भाषा में थी? संस्कृत में थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के जो अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। हम लोग अक्सर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हमें तो कोई इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी था? अगर हम इतिहास ना पढ़ते तो क्या हमें पता लगता कि आर्यभट्ट नाम का कोई शख्स था इस भारत में जिसने आर्यभट्टियम लिखी थी। और उस आर्यभट्टियम में उसने क्या लिखा कि जो दिन और रात होते हैं ना हमारे, वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है, ये अपनी ही धुरी पर चक्कर लगा रही है, ठीक, ऐसे घूम रही है लट्टू के जैसे। और लट्टू के जैसे जब घूमती है, जैसे ये सूर्य है और ऐसे घूमती जाती है पृथ्वी, जो हिस्सा सूर्य के सामने आ रहा है वो हिस्सा प्रकाशित हो जाता है, वहाँ पर दिन हो जाता है। और जो हिस्सा इस सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो, आप मेरी फोटो देखो, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे देखो। जो हिस्सा, ये मान लीजिए सूरज है, ठीक, ये सूरज है और ये सूरज है और ये पृथ्वी है, ठीक। अब ये ऐसे घूम रही है अपने ही अक्ष पर, ऐसे लट्टू की तरह घूम रही है। लट्टू देखा है? जो हिस्सा ये सूर्य के सामने है वो तो प्रकाशमान है, वहाँ दिन हो गया। और जो हिस्सा इधर के साइड है, अपोजिट पीछे की साइड, तो वो क्या है? वहाँ अंधेरा हो गया। आप ऐसा समझो, आप एक फुटबॉल लो और फुटबॉल के सामने एक टॉर्च जलाओ। टॉर्च जब जलेगी तो जिधर टॉर्च की रोशनी होगी उधर क्या होगा? रोशनी होगी। बैक साइड अंधेरा होगा ना, तो बैक साइड रात हो जाती है। जहाँ पर टॉर्च की रोशनी वहाँ दिन होता है। ये किसने बताया? ये क्यों होता है? कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूम रही है, एक ही जगह पर लट्टू के जैसे। ये बताया आर्यभट्ट ने। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और सूर्य डूबता है। हमको ऐसा लगता है ना कि सूरज निकल आया, सूरज डूब गया, जबकि सूरज नहीं डूब रहा है, पृथ्वी कैसे घूम रही है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त के परिधि को मापने की विधि भी निकाली। वृत्त की परिधि जो होती है ना, उसको भी मापने की उन्होंने तरीका बताया कि कैसे नापोगे। उन्होंने ये भी बताया, किसने? आर्यभट्ट ने, कि हमारे यहाँ जो ग्रहण लगता है वो ग्रहण कैसे लगता है, उसके पीछे का कारण क्या है। समझे? जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज की प्रयुक्त होने वाली विधियाँ। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, जिसके बारे में और पता लगाइए, ठीक। इस समय वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे बहुत से गणितज्ञ और खगोलवेत्ता, यानी कि इस ब्रह्मांड को जानने के लिए, इसकी खोजें, नई नई चीज़ें समझने के लिए, ये कई लोग थे जिन्होंने खोजें भी करी और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। शून्य और आयुर्वेद। अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा है। जो 1, 2, 3, 4 ये सब है ना, 5, 6, 7, 8, 9, इनका प्रयोग तो पहले से ही होता रहा है। पर भारत के गणितज्ञों ने
भारत के जो गणितज्ञ थे उन्होंने शून्य की खोज कर दी है, शून्य की। अब सोचो अगर शून्य की यानी जीरो की खोज ना हुई होती तो क्या होता। शून्य के लिए नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई। गिनती की ये पद्धति अपनाई किसने? अरबों ने। और अरबों के अपनाने के बाद तब यूरोप में ये फैल गई, क्योंकि यूरोप तो भाई उन्हीं के बगल में है। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आज तो आप जानते हो जीरो का हर जगह ही उपयोग होता है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद, अब आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद आपको नहीं पता भाई? आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन पुराने समय में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? एक थे चरक, जो कि चरक कब हुए थे? पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी में। पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी यानी कि फर्स्ट से सेकेंड शताब्दी ईस्वी में, ठीक। और दूसरा सुश्रुत, ये चौथी शताब्दी में थे। दूसरे कौन थे? सुश्रुत थे। सुश्रुत ये चौथी शताब्दी में थे। और ये दोनों भाई, इन दोनों ने तो आयुर्वेद में कमाल ही कर दिया था। चरक द्वारा इन्होंने चरक संहिता लिखी। उसमें औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है जो चरक संहिता। आज भी ये पुस्तक बहुत ही काम की है। कभी हो तो ऑनलाइन भी हालांकि मिल जाती हैं, उसको पढ़िए, देखिए इसमें कितनी बढ़िया बढ़िया औषधियाँ लिखी हैं। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने, ये जो सुश्रुत थे, जो सेकेंड चिकित्सक थे, इन्होंने शल्य चिकित्सा, यानी कि शल्य चिकित्सा समझते हो? आज जो हम प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करते हैं उसकी विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। और सोचो आज हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन हमारे भारत ने कब खोज लिया था? आज के करीब 2000 साल पहले, तब के लोगों ने। लेकिन हम क्या रहे कि हम हो गए गुलाम, हम दूसरों के अधीन रहे। और हम भारतवासियों की एक खासियत है कि हम हमेशा अपने को दूसरों से नीचा ही समझते हैं, दूसरों को अपने से उच्च समझते हैं। ये हमारी एक बहुत ही खासियत है, इसीलिए हम पिछड़ते जाते हैं। बाकी देखो, बाकी चाइना वालों को देख लो, अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपनी चीज़ें, सब कुछ वो अपना ही, लेकिन हम लोग आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? काई लून नाम के व्यक्ति ने किया था। और यह व्यक्ति कहाँ रहता था? चाइना। हमने रेशम का देखा था ना, रेशम भी कहाँ से आया था? चाइना। कागज़ कहाँ से? चाइना। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। अभी आप देखो, अब आप लोगों के पास ये ना, अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाओ और उसमें डालो कि कागज़ कैसे बनता है। उसमें एक एक प्रोसेस ये दिखाएंगे कि कैसे वो रेशे, कपड़े, रस्सियों को और पेड़ों की छालों को पीटा जाता है, कैसे उसकी लुगदी बनाई जाती है, कैसे पानी में भिगोया जाता है, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है और तब कागज़ बनता है। ये पूरा प्रोसेस आप यूट्यूब पर जा करके देखो, एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक उन लोगों ने छुपा करके रखा। देख रहे हो भाई, कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक उन्होंने छुपा कर रखा। पहले इन्होंने, हमने देखा था ना रेशम के बाद भी ऐसे ही, कि रेशम के बारे में ज़्यादा बताते नहीं थे, लेकिन रेशम के बारे में कैसे पता लगा? सिल्क के बारे में, कि अब जब यहाँ के व्यापारी बाहर जा रहे हैं तो धीरे धीरे ये बाहर के लोगों को सिल्क पता लगा ये क्या है, तब ये बाहर के लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ हुई। ऐसे ही ये चाइना के लोग शुरू से ही बड़े शातिर रहे। जब इन्होंने कागज़ तो बना लिया, लेकिन कैसे बनाया ये किसी को नहीं बताया, ये गुप्त रखा। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक मतलब कि ये बता रहा है कि पहले उन्होंने इसको सीक्रेट रखा कि हम नहीं बताएंगे कि कैसे बनाते हैं, कागज़ किसी को नहीं बताना। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इसके बगल में कोरिया है, आप देखो कोरिया प्रायद्वीप, जिसमें ऊपर है उत्तर कोरिया, नीचे है दक्षिण कोरिया। अब यहाँ पहुँचने लगा। इसके बाद तुरंत यह जापान, बगल में जापान है, जापान पहुँच गया। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुँच गया, इराक पहुँच गया। बगदाद कहाँ है? ये भारत है, बगल में पाकिस्तान, बगल में ईरान, ऐसे ही, ठीक है। यहाँ इराक
बगदाद पहुंच गया। अब जब बगदाद पहुंच गया तो बगदाद के बाद ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। ठीक, इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। आप समझो कि चाइना वाले आज से ही नहीं, उनकी मतलब वो देखते भले 50% हैं, लेकिन वो उनका माइंड 200% काम करता है। और आज से नहीं, पहले से ही वो इतने शातिर थे कि कैसे कैसे उनको चीज़ों के बढ़ाना है, कैसे कैसे अपने आप को आगे करना है। और आज भी आप देखोगे चाइना को भाई, अपने हर प्लान को सीक्रेट रखते हैं, हर चीज़ को सीक्रेट रखते हैं। और अच्छे अच्छे को ट्रंप भी आते हैं तो उनको छोटी कुर्सी और अपने यहाँ के शासक को, अपने यहाँ के नेता को बड़ी कुर्सी में बैठाते हैं। तो वो भाई शुरू से ही बहुत शातिर रहे हैं। तो भाई ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर के साथ साथ हमारा जो कक्षा 6 की पुस्तक है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, पढ़ लेना और हो सके तो इसको लगा लेना। और एक भाई मुख्य बात याद सुनते जाओ जाते जाते, क्योंकि जाने की आपको बड़ी जल्दी है। बात यह है कि ये चैप्टर के साथ साथ हमने क्लास 6 की NCERT कंप्लीट कर दी है। ठीक है, और अब हम अगले चैप्टर से पढ़ेंगे क्लास 7th की। और साथ बने रहो मेरे भाई, और ये NCERT पूरी ख़त्म करो, क्योंकि धैर्य जवाब देगा। आपको लगेगा कि यार इनसे कुछ नहीं आता ये वो, लेकिन आता है। जब आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, समझ लोगे ना, तो सारी चीज़ें आएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो। और वही बस अपनी पुरानी बात, लाइक कर दो, कमेंट मार दो, बस ये तो आप समझदार हो यार। मिलते हैं अगले क्लास के NCERT के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।